नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं बहुत ही कमाल के टॉपिक के बारे में। दोस्तों, जब भी आप रेजिडेंशियल फ्लैट परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उस केस में आपको टीडीएस के कंप्लायंसेस को फॉलो करना पड़ता है। मतलब कि टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है, रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ती है और फिर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में समझेंगे कि जब कोई बायर फ्लैट को, रेजिडेंशियल फ्लैट को परचेज करता है या फिर जब कोई सेलर रेजिडेंशियल फ्लैट को सेल करता है तो कैसे उसको यहाँ पे टीडीएस के कंप्लायंसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीडीएस ऑन परचेज ऑफ फ्लैट। देखो, बायर को 1% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है जब वो बिल्डर को पेमेंट करता है। अगर वो फ्लैट परचेज कर रहा है, रेजिडेंशियल फ्लैट या कोई भी फ्लैट हो गया, कमर्शियल फ्लैट हो गया, तो उस केस में अगर कंसीडरेशन अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पे बायर 1% टीडीएस काटने के बाद ही बिल्डर को पेमेंट करेगा। और 1/4/22 से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के अकॉर्डिंग भी, अगर कंसीडरेशन जो वैल्यू है उसकी 50 लाख है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के अकॉर्डिंग भी उस प्रॉपर्टी की, तो उस केस में भी आपको 1% टीडीएस काटना पड़ेगा। मान के चलिए आपने बिल्डर से फ्लैट लिया, उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन में 50 लाख से कम है, 40 लाख है, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। और अगर आपने जो फ्लैट परचेज किया उसकी वैल्यू 40 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन में 50 लाख है, तो उस केस में भी आपको टीडीएस यहाँ पे 1% काटना पड़ेगा। 50 लाख हो या उससे ज़्यादा हो तो उस केस में 1% टीडीएस की रिक्वायरमेंट बन जाती है, जो कि आपको डिडक्ट करना पड़ेगा जब भी आप बिल्डर को पेमेंट करेंगे। और तो और जैसे ही आप पहली इंस्टॉलमेंट शुरू करते हैं उसी टाइम पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है, इंस्टॉलमेंट को पहली इंस्टॉलमेंट करने से पहले ही। जब आप बिल्डर को पेमेंट कर रहे हैं, पहली इंस्टॉलमेंट जैसे करते हैं उससे पहले ही आपको यहाँ पे 1% टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। देन उसके बाद रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते क्या होगा अगर टीडीएस जमा नहीं कराए या रिटर्न फाइल नहीं करे। दोस्तों, अगर यहाँ पे आप टीडीएस जमा नहीं कराते हैं, रिटर्न फाइलिंग नहीं करते हैं, तो सबसे पहला प्रोविज़न आता है इंटरेस्ट का। देखो, अगर आपने टाइमली टीडीएस डिडक्ट कर लिया और जमा नहीं कराया या टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, जो जिस मंथ में टीडीएस बनता था उस मंथ में डिडक्ट नहीं किया, गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, तो उस केस में 1% लग जाएगा। 1% पर मंथ है, ठीक है। जितना डिले होता जाएगा टीडीएस अमाउंट पे 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। और अगर रिटर्न फाइल नहीं हुई तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से लेट फीस लगती रहेगी रिटर्न के ऊपर। लेकिन इसमें लिमिट है, जितना टीडीएस अमाउंट बनेगा उतना ही आपकी लेट फीस यहाँ पे लगेगी। पेनल्टी की बात करें तो पेनल्टी कितनी लग जाएगी? देखो, पेनल्टी यहाँ पे लगेगी मैक्सिमम, जो मिनिमम पेनल्टी है वो यहाँ पे 10,000 की है और मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो यहाँ पे 1 लाख रुपए की है। और अगर यहाँ पे टीडीएस इंटरेस्ट के साथ और लेट फीस के साथ विद इन 1 ईयर के अंदर डिपॉजिट कर लिया जाता है तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। मतलब आपने टीडीएस भी जमा करा दिया, इंटरेस्ट भी जमा करा दिया, लेट फीस भी जमा करा दिया और ये सारा का सारा काम आपने 1 ईयर के अंदर कर लिया, रिटर्न भी फाइल कर दी, तो देन उस केस में जो पेनल्टी लगती है 10,000 से 1 लाख के बीच, मतलब 10,000 मिनिमम लगेगी और मैक्सिमम 1 लाख तक लग सकती है। तो वो जो पेनल्टी लगेगी वो अलग से नहीं लगेगी अगर 1 ईयर के अंदर कर लेते हैं आप। तो टीडीएस की पेमेंट कैसे करनी होगी? देखो, यहाँ पे बायर जो टीडीएस काट रहा है, बिल्डर को पेमेंट करने से पहले उसको यहाँ पे 10 नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद टीडीएस काटने के बाद ही बिल्डर को पेमेंट करेगा। तो जो टीडीएस काटेगा वो 10 नंबर के थ्रू चालान क्रिएट करके जमा होगा, इस टीडीएस की पेमेंट करी जाएगी और उसके बाद इसकी रिटर्न फॉर्म 26 QB के अंदर रिटर्न फाइल होगी। गवर्नमेंट को ये रिटर्न सबमिट करनी होगी आपको और ये सब विद इन 30 डेज़ के अंदर करना होगा। जैसे ही आपने पहली पेमेंट कर दी उसके 30 डेज़ के अंदर ही आपको टीडीएस काट के 10 नंबर लेके टीडीएस काट के और 26 QB में आपको ये रिटर्न फाइल करनी होगी। टीडीएस जमा कराएंगे, देन फॉर्म 26 QB के अंदर रिटर्न को फाइल करेंगे और जब रिटर्न फाइल हो जाती है तो उस केस में बायर को यहाँ पे टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा फॉर्म 16B के अंदर। बिल्डर इसका क्रेडिट कैसे लेगा? मान के चलो कि बायर ने टीडीएस काट लिया 1% और जमा करा दिया,
रिटर्न भी फाइल कर दी, आपको सर्टिफिकेट भी मिल गया, तो बिल्डर को क्रेडिट कैसे मिलेगा? तो बिल्डर को यहाँ पे 26AS के अंदर जितना TDS अमाउंट काटा है बायर ने वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा 26AS के अंदर, उसको देख सकता है। फिर जब वो ITR फाइल करता है तो उस केस में उस TDS का क्रेडिट ले सकता है। गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों बायर के ऊपर पड़ रही है? ये तो जो बिल्डर है, जो फ्लैट बना के बेचते हैं, उनके ऊपर पड़ना चाहिए। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे मनी के फ्लो को ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ने इस प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट किया है ताकि जो मनी का फ्लो हो रहा है बायर टू सेलर उसको ट्रैक किया जाए, कितनी पेमेंट बायर ने करी, कितनी रिसीव सेलर ने करी, ताकि इसका जो इसके ऊपर जो टैक्स बनता है प्रॉपर टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट कर सके बिल्डर से भी और बायर से भी। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा प्रॉपर्टी के केस में करते क्या है, एक नंबर में अमाउंट कम दिखाते हैं, मतलब बैंक के थ्रू या चेक के थ्रू, कैश में ज़्यादा पेमेंट दिखा देते हैं, जिससे वो प्रॉपर्टी वाली जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो दिखती नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए इम्प्लीमेंट किया है इस प्रोविज़न को कि बायर जब भी फ्लैट परचेज करेगा और अगर इसका फ्लैट की वैल्यू 50 लाख या उससे ज़्यादा होती है तो उस केस में 1% TDS गवर्नमेंट को काट के जमा कराना पड़ेगा, चाहे वो रेजिडेंशियल फ्लैट हो या कमर्शियल फ्लैट हो। इस केस में रिटर्न भी फाइल होगी, फॉर्म 26 QB के अंदर रिटर्न फाइल होगी। आप चाहे तो हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं TDS रिटर्न की, जो कि फॉर्म 26 QB में जाएगी, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्या होगा अगर डील कैंसिल हो जाए? तो देखो, डील कैंसिल हो जाए तो जितना जमा कराया है बायर ने TDS, वो बिल्डर से वो TDS मांग सकता है, ठीक है। हालांकि बिल्डर ने भी जो फ्लैट के कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर पैसा लगाया होता है, अपनी इन्वेस्टमेंट करी होती है, तो ऐसे में बिल्डर भी देने से मना कर सकता है। ये सभी बातचीत आपके म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। म्यूचुअली आप बात कर सकते हो, आपस में बातचीत करके इसको सुलझा सकते हो। इसका कोई प्रॉपर प्रोसेस नहीं है गवर्नमेंट के साइड से कि आप TDS रिफंड के लिए एप्लीकेशन डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। इसी यहाँ पे गवर्नमेंट की साइड से कोई ऐसा फॉर्म वगैरह भी नहीं है कि अगर आपने TDS की पेमेंट कर दी और डील कैंसिल हो गई, आपने फ्लैट परचेज नहीं किया, तो उसका रिफंड नहीं ले सकते हो। ये बिल्डर से ही आपको बातचीत करनी पड़ेगी कि भाई डील कैंसिल हो गई है तो TDS का पैसा वापस दे दे। हालांकि यहाँ पे बिल्डर ने भी इन्वेस्टमेंट तो करी है कंस्ट्रक्शन के अंदर, देखा जाए तो ये आपस में बातचीत करके आप सुलझा सकते हो। उसके बाद GST की बात करें तो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट के अंदर GST कैसे लगेगा? देखो, अगर रेगुलर हाउसिंग है उस केस में 5% GST लगेगा विदाउट ITC, और अफोर्डेबल हाउसिंग में 1% विदाउट ITC, और कमर्शियल फ्लैट के अंदर 12% GST लगेगा विद ITC, ठीक है। 12% में विद ITC ले सकते हैं कमर्शियल फ्लैट है तो। TDS क्या GST वाले अमाउंट पे, GST का जो अमाउंट होगा उसे इंक्लूड करके उस पर TDS काटना होगा? नहीं, TDS आपको GST को एक्सक्लूड करके काटना है। तो समझ गए दोस्तों, अगर आप भी प्लान कर रहे हैं फ्लैट परचेज करने का और उसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, तो आप भी TDS के दायरे में आ जाएंगे। आपको यहाँ पे इन सभी कंप्लायंसेस को फॉलो करना पड़ेगा, TDS काटना पड़ेगा, देन गवर्नमेंट को जमा कराएंगे, उसकी रिटर्न भी प्रॉपर फाइल होगी। और इसकी अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं TDS रिटर्न फाइलिंग की, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है पेड सर्विसेज का, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।